जब हम नाउन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अनेक सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो नाउन है, भाई नाउन क्या है, इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी हुआ कि नाउन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा, और क्या फ़र्क पड़ता है यदि हमारे पास में नाउन हो ही नहीं। मैं दोबारा से एक ही क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि क्या होगा यदि हमें नाउन की ज़रूरत ही नहीं हो, और यदि हमारे पास में नाउन हो ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब फंक्शनल ग्रामर की बात आती है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला टॉपिक हमारा नाउन है। जी, हमें नाउन को ही सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, लेकिन नाउन को ही क्यों पढ़े, सबसे पहले नाउन ही क्यों, नाउन क्या है से ज़्यादा जानना यह ज़रूरी है कि नाउन क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसकी क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई कि हमें इसको इतना, जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है नाउन, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, तो इतना ज़रूरी क्यों हो गया, बस वही बात है नाउन में। बड़ा प्यारा टॉपिक है ये। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपके लिए यह आसान हो जाएगा। और एक्चुअली मैं हर बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि जब हम नाउन पढ़ते हैं तो कई बार हमें ऐसा महसूस होता कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप नाउन के पढ़ने का लॉजिकल रीजन जान लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है हमारे लिए इतना एसेंशियल क्यों हुआ। तो आज का हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है नाउन, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन में पहले नहीं दूंगा आपको, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, राम किल्ड रावण एंड अमित परचेज्ड अ कार। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिख दिए हैं। इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या नाउन को पढ़ना जरूरी है या नहीं। ठीक है, नाउन पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह टॉपिक हमारे लिए इतना एसेंशियल क्यों हुआ। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, करते हुए पता कीजिए, आप अपने लॉजिकल सेंस को करते हुए, अपने नॉलेज को यूज में लाते हुए बताइए कि ये जो दोनों सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें नाउन कौन है। यदि आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि इन दोनों सेंटेंस के अंदर नाउन कौन है, तो इससे एक बात सामने आती है कि सर हमें पहले ये बता दीजिए कि हम पता कैसे करेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन है कौन। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन, इसीलिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि जो नाउन की है वो पहचान क्या है। यदि नाउन की पहचान की यदि मैं बात करूं, मुझे पता लगाना होगा, तो मेरे सामने तीन वर्ड आएंगे। ठीक है, एक होगा हमारा हु, एक होगा हुम, व्हाट। ठीक है, ये तीन कीवर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तीनों एक कीवर्ड हैं जो किसी भी दिए गए सेंटेंस के अंदर नाउन को डिटेक्ट करेंगे। और ये जो तीनों कीवर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों की सहायता से यदि आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो इनको दिमाग में रखते हुए आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपके सामने एक वर्ड है हु। हु का अर्थ हुआ कौन। ठीक है, यदि इस सेंटेंस के अंदर जो शब्द हु का आंसर देगा वो हमारा नाउन होगा। हुम का अर्थ होता है किसे, या फिर आप इसको बोल सकते हैं किसको, और व्हाट का अर्थ हो जाएगा क्या। यदि हु, हुम और व्हाट, इनका आंसर यदि कोई वर्ड दे रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर, इन तीनों कीवर्ड्स का आंसर यदि कोई सेंटेंस में से कोई वर्ड दे रहा है तो वो ऑफ कोर्स हमारा नाउन होगा। इसी सेंटेंस में यदि मैं राम के स्थान पे बोलूं हु किल्ड रावण, यदि इसका आंसर मुझे मिल जाएगा हु किल्ड रावण, तो हु का आंसर यहां पे कौन दे रहा है, राम दे रहा है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो राम है वो क्या है, नाउन है। राम इसके अंदर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हु का आंसर दे रहा है। इसके बाद में इसको आगे पढ़ते हैं, राम किल्ड हुम, तो हुम किसको, यदि हुम का आंसर रावण है तो ये भी ऑफ कोर्स हमारा नाउन है। ये आंसर दे रहा है हुम का। जो नाउन है उनको मैं
ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। चलिए यहां पे भी देखते हैं, अमित परचेज्ड अ कार, तो इसमें बनता है हु परचेज्ड अ कार। भाई कार खरीदी किसने, तो अमित, इसका हु का आंसर यदि अमित आ रहा है तो ये भी हमारा नाउन है। अमित परचेज्ड व्हाट, अमित ने खरीदा, क्या खरीदा, अमित ने क्या खरीदा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार। तो देखिए ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है जो यहाँ पे पूरी समाप्त हो जाती है। यदि व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, कार दे रहा है, तो जो व्हाट का जो आंसर देगा वो हमारा नाउन होगा, जो हु का आंसर देगा वो हमारा नाउन होगा, जो हुम का आंसर देगा वो हमारा नाउन होगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने वो 3 वर्ड्स लिखे हैं जो हु का आंसर देते हैं, हुम का देते हैं और व्हाट का देते हैं। इन तीनों का जो आंसर देगा वो हमारा नाउन होगा। तो यहाँ पे एक बात हमारे सामने आ गई कि हमने सबसे पहले ये जान लिया है कि कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस के अंदर वो नाउन है तो वो इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है, ये हो गई इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो इस प्रकार से इन कीवर्ड्स की हेल्प से आपने ये जान लिया है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम नाउन को किस प्रकार से डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि नाउन को पढ़ना क्यों जरूरी है। इसके बाद में हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, 1 बाय 1 कंप्लीट बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाउन को पढ़ना जरूरी क्यों है। अब आप मेरे को बताइए कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है। यदि आपका आंसर है राम, तो राम बिल्कुल आपने सही बताया, ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। दोनों ही सेंटेंस के अंदर इन सब्जेक्ट के बाद में आने वाली चीज क्या है, वो है वर्ब। और दोनों ही वर्ब के बाद में जो कुछ भी आगे लिखता है वो हमारा या तो OW बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आप कोई भी बुक या अखबार उठा के देख लो, यदि उसके अंदर जो सेंटेंस हैं उसके अंदर आपको ये चीजें नजर आएगी। आपको सभी में मिलेगा सब्जेक्ट, सभी में मिलेगी वर्ब और सभी में मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। इस सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट है हमारा नाउन भी बनता है, जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि नाउन क्यों पढ़ते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास में सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको, ऐसा कौन है जो सब्जेक्ट बनता है। नाउन को पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि जो हमारा नाउन है ना वो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंस के अंदर से, इन दोनों सेंटेंस में से यदि जितनी कितनी भी नाउन इन 2 सेंटेंसेस के अंदर है, उन नाउन को यदि मैं बाहर निकाल दूंगा तो सेंटेंस हैं जो बच्चे वो निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा, उनका फिर बाद में कुछ नहीं होगा। तो सब ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन का होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन था कि सर नाउन पढ़ते क्यों है, तो मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास में नाउन का होना जरूरी है। चलिए अब एक बात हमारे सामने आती है कि तब तो फिर ये जो नाउन है, ये नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है और नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन हमारा सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है इनके अनुसार। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट्स पूछे या फिर आपको कोई भी पूछ ले कि यदि हमारे पास में नाउन हो ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। यदि नाउन नहीं है तो फिर ऐसा कौन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो फिर दिमाग में आया कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, तो फिर प्रोनाउन जो है, फिर प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बात आपको पता होगी। जब हमारे पास में नाउन नहीं होती है तो फिर हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब नाउन था ही नहीं तो ये प्रोनाउन कहां से आया। ये प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन किसको रिप्लेस करके ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि प्रोनाउन का कार्य क्या है, प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के स्थान पे ये आता है। Pronoun is a word which replaces a noun and it even stops the repetition of a noun. तो ये नाउन को रिपीटेशन होने से रोकता है, नाउन को रिप्लेस करके उस स्थान पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि नाउन के बिना प्रोनाउन आया कहां से। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अनेक प्रकार के शब्द हैं जो सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन नाउन अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। तो नाउन प्रोनाउन की तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो
नाउन भी नहीं है हमारे पास में, प्रोनाउन भी नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट बनने का कार्य कौन करेगा? तब बारी आती है जेरेंड की। अब जेरेंड के बारे में आपको पता ही होगा कि जेरेंड हम V1 प्लस ING को जेरेंड कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज V4। आप इसको V4 भी बोल सकते हो। जिस प्रकार से आपने सेंटेंस सुने होंगे, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वहां पे ING लगा हुआ जो वर्ड होता है, V1 प्लस ING लगा हुआ वर्ड होता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये जेरेंड का कार्य करता है। तो ये जेरेंड भी हमारे लिए कभी कभी सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे देखिए स्मोकिंग, ये आपने अक्सर देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझाओ। ये देखो सबसे आगे यहां पे आ रहा है, तो ये देखिए V1 के साथ में ING ले रहा है और ये जेरेंड है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है और ये कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं आई हेट स्विमिंग, मुझे तैरना अच्छा नहीं लगता, तो ये देखिए V1 प्लस ING के साथ में ये जो जेरेंड यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। जब हमारे पास में नाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो, तो जो जेरेंड है वो हमारा सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। चलिए अब हमारे पास में एक बचता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी बिल्कुल वैसे ही है, 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। ठीक है ना, जैसे कि टू स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे टू स्मोक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सबसे आगे आया है, तो टू स्मोक यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और यदि मैं ऐसा बोल दूं आई हेट टू स्मोक, तो भी टू स्मोक पीछे चला गया ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो ठीक है ना, ये भी सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट का कार्य बनता है। तो सब्जेक्ट तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो हमारा नाउन है ये सब्जेक्ट का ही एक टॉपिक है। सब्जेक्ट होने के लिए हमारे पास में नाउन का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है।